तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा मोड़ आया है जिसने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के दो विधायकों ने तमिलनाडु में मंत्री पद की शपथ ली, तो उससे एक 35 साल पुराना घाव भी हरा हो गया। कांग्रेस ने इस शपथ से तमिलनाडु में अपना 59 साल पुराना सूखा तो खत्म कर लिया, लेकिन अब बीजेपी उस पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रही है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे तमिलनाडु की सियासत को और कांग्रेस के कथित डबल स्टैंडर्ड को। अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। वरुण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें दर्शकों के लिए आप ये बताइए सबसे पहले कि ये जो 35 साल पुराने घाव की बात हो रही है जब तमिलनाडु में शपथ हुई है मंत्रियों की, वो पूरा माजरा क्या है? पहले तो विनय बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने शुरुआत की है उसमें ये काफ़ी कुछ आपने इंडिकेट किया है कि हम आज किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जिस तरीके से हमने लिखा है कि एलटीटी हमदर्द की सरकार में शामिल कांग्रेस तमिलनाडु में डबल स्टैंडर्ड्स, ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर और कई पार्टियों ने खुलकर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं। देखिए, जो अभी 2026 के तमिलनाडु के नतीजे आए विधानसभा के, बहुत चौंकाने वाले नतीजे रहे। और जिस तरीके से विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने सफलता प्राप्त की 35% वोट और 108 सीटों के साथ, उसने सभी राजनीतिक पंडितों को, सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। और उसमें कांग्रेस ने भी ज़रा सी भी, जिसे कहते हैं, देर नहीं की। कांग्रेस पार्टी को वैसे जाना जाता है अपने डिसीजंस को काफ़ी लेट कर देती है जी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जैसे ही मौका देखा फौरन विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस लड़ी डीएमके के साथ थी। 5 विधायक जो जीत कर आए, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को समर्थन का डीएमके से अलग हटकर विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। और आज जो ये विजय ने अपना कैबिनेट एक्सपेंशन किया है, इसमें कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी आज शपथ ली है। और साथ ही साथ उन दोनों विधायकों को और जितने भी मंत्री थे उन सबको जो पोर्टफोलियोज हैं उनका भी एलोकेशन हो गया है। 2 जो मंत्री बने हैं, एक एस राजेश कुमार हैं और एक पी विश्वनाथन है। ये जो राजेश कुमार हैं, ये किलियोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ से चुनाव जीते थे और इनको मिनिस्ट्री दी गई है टूरिज्म का विभाग इनको दे दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। पी विश्वनाथन मेलूर के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर और इनको हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से नवाजा गया है। अब जहाँ तक बात है आपने की कि 59 साल का ये सूखा खत्म हुआ है और ये विवाद क्यों हो रहा है। जो ये 59 साल का अगर सूखा खत्म हुआ है तो फिर तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी, इसमें तो विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखिए, 59 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो 1967 में जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के आखिरी एम भक्तवत्सलम, वो ही कांग्रेस की आखिरी सरकार थी प्रदेश के अंदर। उसके बाद से आज 2026 आ गया, कांग्रेस पार्टी को 59 साल लगे कोई भी मंत्री बनाने में तमिलनाडु की किसी भी सरकार में। 1967 के बाद से 1967 के बाद से जिस तरीके की द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू हुई राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब जाकर उस पर एक जिसे कहते हैं फुल स्टॉप लगा है या अल्प विराम लगा है, ये भी देखने की बात होगी। और डीएमके और एआईडीएमके के बीच में झूलती हुई सत्ता विजय के हाथों में आ गई है। अगर हम बात कर रहे हैं 67 से, तो देखिए, अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करें, सीएन अन्नादुरई से लेके एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, उसके बाद जब भी जयललिता को कानूनी पचड़ों के मामले में फंसना पड़ा तो ओ पनीरसेल्वम, फिर उसके बाद इडापड्डी पलानीस्वामी और फिर स्टैलिन, एमके स्टैलिन, इन सभी सरकारों में कहीं पर भी कांग्रेस अपना मंत्री नहीं बनवा पाई। तो वो बात सही कही, 1967 के बाद 59 साल के बाद कांग्रेस आखिरकार कामयाब तो हो गई है अपने 2 मंत्री बनवाने में। अब विवाद क्या है, आज तारीख क्या है? आज है 21 मई।
21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर में, यानी आपने जो 35 साल पहले का जिक्र किया, 35 साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या की गई थी। और इस हत्या का सीधा सीधा आरोप लगता है एलटीटी पे, एलटीटी चीफ वेलुपल्ली प्रभाकरन के ऊपर। हालांकि प्रभाकरन अब जिंदा नहीं है और एलटीटी भी लगभग खत्म हो गई है श्रीलंका के, लेकिन विवाद की जड़ है विजय के मंत्रिमंडल में शामिल होना, 21 मई को ही शामिल होना। और क्यों विजय के मंत्रिमंडल में शामिल होना विवाद है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले 18 मई को ही कहीं ना कहीं विजय ने जिन लोगों को श्रद्धांजलि दी उनका सीधा सीधा रिश्ता एलटीटीई या वेलुपल्ली प्रभाकरन से है। और जिसको रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, इसे कहते हैं मुल्लेवाइकल रिमेम्बरेंस डे, जो 18 तारीख को मनाया जाता है मई में। तो एक सवाल बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने रिमेम्बरेंस डे की बात की, तो जब श्रद्धांजलि दी टीवीके ने तो उन्होंने उस रिमेम्बरेंस डे की याद रखी, उसका ध्यान रखा। लेकिन आज ये शपथ हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने, उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसने 21 मई का ध्यान नहीं रखा, जिस दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। इस पर आप क्या कहेंगे, अगर आप एक छोटा सा टेक देना चाहें तो? देखिए, इसके ऊपर अब चीज़ ये है कि अब ये तो कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण देगी उसके ऊपर, अगर वो देना चाहेगी तो, क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है। जहाँ तक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने तारीख का ध्यान नहीं रखा या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ही आज का दिन चुना कि 21 मई को ही कांग्रेस पार्टी को शपथ लेनी है। अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये भी बोल सकती है कि राजीव गांधी का निधन आज के दिन तमिलनाडु की धरती पे हुआ था और 59 साल का जो सूखा खत्म हुआ है, तो राजीव गांधी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं 59 साल के बाद। देखिए, ये सब तो बात की बात है। सही बात ये है कि 18 तारीख को जो ट्वीट विजय ने किया, और अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, तमिलनाडु के विपक्षी नेता तो रहे नहीं हैं, उस ट्वीट की वजह से ये पूरा का पूरा विवाद बहुत गहरा गया। उस ट्वीट में हालांकि विजय ने ये, एक मैं कोट कर देता हूँ, विजय ने क्या बोला था। Vijay stated that the struggle and memories of Mullawaikal would permanently remain carried in their hearts and pledged that his party would always stand in solidarity for the rights of Ilam Tamils. यानी जो उनकी यादें हैं इस दिन उनके दिल में हमेशा रहेगी और तमिल इलम के लिए उनकी पार्टी का समर्थन हमेशा रहेगा। तो उन्होंने एक तरीके से साफ कर दिया कि वो हमदर्द हैं, और लेकिन कांग्रेस को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, वो इस बात का ध्यान भी नहीं रखते। इवन जब राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है उस दिन शपथ ग्रहण समारोह रखते हैं और उसमें भी इसका ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस पार्टी के हमदर्द हैं और किस पार्टी से गठबंधन है। तो मुझे लगता है इतना वो भाव भी नहीं दे रहे। विजय को ध्यान रखना चाहिए या कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए, या दोनों का ये पक्ष है कि ध्यान किस बात का, तो उसके ऊपर भी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही बात है कि जो विवाद है वो इसी कारण से बहुत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है साफ साफ कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक्सपोज हो गए हैं, और बहुत हमलावर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल रहे हैं इस बारे में। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पर क्या कोई स्पष्टीकरण दिया, जैसे मैंने कहा अभी तक तो इसके ऊपर कोई इस तरीके का स्पष्टीकरण आया नहीं है कि पार्टी इस बारे में कुछ बोले। और मुझे लगता है विवाद से भी बच सकते थे अगर आज का दिन ये जो इन्होंने चुना शपथ ग्रहण के लिए नहीं होता। आप बात कर रहे थे कि बीजेपी हमलावर है, वो लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो ये जो पूरा माजरा हुआ है इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है, उन्होंने क्या बयान दिए इसको लेके, वो बताइए ज़रा, दर्शक उसके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे का पूरा जो एंगल है इसके और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे आरोप वो यही लगाए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक डबल स्टैंडर्ड कर रही है राजनीति के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर विजय ने श्रद्धांजलि दी है और किसको श्रद्धांजलि दी है, अब उसके लेकर टीवीके को भी सफाई देनी पड़ी है।
टीवीके ने भी इसके ऊपर सफाई दी है कि विजय ने कहीं पर भी वेलुपल्ली प्रभाकरन का नाम तो लिया नहीं है। जी। तो इसके बारे में फिर कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस कंप्लीटली साइलेंट रही है, क्योंकि ये विवाद तो 3 दिन पहले से शुरू हो गया है। बिल्कुल जो विजय ने ट्वीट किया, बीजेपी ने बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगाया कि सत्ता में आने के लिए जरा सा, जिसे कहते हैं सत्ता में भागीदारी मिलने को लेकर कांग्रेस इतनी लालायित हो गई कि कांग्रेस को याद ही नहीं रहा कि उनके किसी जमाने के सर्वोच्च नेता को एलटीटी ने ही मारा था, यही बात मैं प्रभाकरन आपसे नहीं पूछना मारा चाह था। रहा था हाँ। कि क्या लालच के चक्कर में इतने लालायित थे, उन्हें याद ही नहीं रहा कि इतना इम्पोर्टेंट डे हम आज मनाते हैं। लोग मैंने देखे कांग्रेस के बड़े नेता जितने भी थे सब समाधि पर गए राजीव जी की, और वहाँ पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन उसके उलट दिल्ली से करीब 1,500-2,000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में आज ही के दिन एक क्या कहते हैं हंसी खुशी का माहौल था, इसमें शपथ ली गई। जी नहीं, देखिए, शपथ ली गई और जो विवाद जिस कारण से हो गया वो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। जी अब कांग्रेस इस पे क्या रुख रखती है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी लेकिन जहाँ तक बात है, देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या इस पे रुख रहने वाला है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर ज़्यादा इस विवाद से बचना चाहिए। हवा नहीं देगी हवा उसको। नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस का ही होगा और कांग्रेस को शायद जवाब देने ना बन पाए इस चीज़ का। जहाँ तक जैसे हम विषय इसमें चर्चा कर ही रहे थे कि टीवीके ने ज़रूर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि उन्होंने कहीं पर भी प्रभाकरन का नाम नहीं लिया है। लेकिन हमें भी पता है कि राजनीति में कथनी और करनी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, विजय के बारे में अगर बात की जाए तो विजय की कई पुरानी रैलियों में, टीवीके की कई रैलियों में ये बात खुलकर सामने आई है कहीं ना कहीं कि टीवीके जो है वो एलटीटी, तमिल इलम, प्रभाकरन, इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक समर्थन किया है। जो उनकी स्पीचेस हुई हैं, जो उन्होंने हिंट किया है, इंडिकेट किया है, उसमें कहीं ना कहीं उनके प्रति एक तरीके का, अगर आप मौन समर्थन भी कहना चाहें, लेकिन मैं इसको मौन समर्थन नहीं मानता, एक एक्टिव समर्थन उनके प्रति रहा है। दूसरी बात ये है कि तमिलनाडु की राजनीति में विजय कोई अपवाद नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में अगर आप नाम तमिलार कच्ची को देख लें, एनटीके को देख लें, सीमन की जो पार्टी है, उसके पूरी राजनीति जो है वो तमिल नेशनलिज्म के ऊपर है, पूरी राजनीति जो है तमिल इलम के ऊपर है, और वो एक्सक्लूसिवली प्रभाकरन की फोटोज यूज भी करते हैं। इसी तरीके से एमडीएमके जो वाइको की पार्टी है, मरुमलराची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उनके ऊपर तो पोटा भी लग चुका है, जिस तरीके से जयललिता ने पोटा लगाया था उनके ऊपर। उनका भी समर्थन खुलकर प्रभाकरन के पक्ष में रहा है। उन्होंने भी प्रभाकरन को काफ़ी अपने स्टेज पे जगह दी है जब भी चुनावी रैलियां हुई हैं। तो ये कोई तमिलनाडु की राजनीति में कोई नई चीज़ नहीं है प्रभाकरन को समर्थन देना। लेकिन अब नई चीज़ और इस पे विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व है, उस पार्टी के साथ इन्वॉल्व है जो कहीं ना कहीं तमिल इलम, प्रभाकरन और एलटीटी को समर्थन की बात कर रही है। तो ये कारण है सारा। जी। तो आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु और वहाँ की पार्टियों की सियासत का ये खास पॉइंट है कि ये सपोर्ट करते हैं एलटीटी को, प्रभाकरण को हमदर्दी दिखाते हैं, जिससे जो उनके सपोर्टर पुराने रहे हैं वो इनकी पार्टी में वोट के रूप में आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। और तमिल सेंटिमेंट को उकसाना, जैसे कि बढ़ाना, उसको राजनीति के अंदर ये जो खतरनाक गेम बरगलाने वाली बात है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले भारत ने के जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने एलटीटी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। उनको इस तरीके से महिमा मंडित करना मेरे ख्याल से भारत के कानून के भी खिलाफ है। जी। हमने तमिलनाडु की तमाम पार्टियों की बात कर ली, विजय की बात कर ली, बीजेपी ने इस मामले पर जो कुछ कहा वो बात कर ली। अब ज़रा हमें हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है इसका उस पर ले चलिए। इसमें हिस्ट्री में राहुल और प्रियंका का क्या स्टैंड रहा है, उनकी तरफ से क्या बातें, जो भी हिस्ट्री में घटनाएं हुई उसको क्या रिएक्शन आया उनका, उसको लेकर? देखिए, अभी जो विवाद चल रहा है इसके ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि राहुल गांधी को इसके ऊपर स्पष्टीकरण या किसी तरीके का बयान देंगे। जी। लेकिन पास्ट की अगर बात करें, इतिहास के अंदर अगर जाकर देखें तो
राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर टिप्पणी ज़रूर की है। देखिए, एक तो राहुल गांधी ने 2009 का जिक्र किया था, जी जब वेलुपल्ली प्रभाकरन को मारा गया था जी एक ऑपरेशन के तहत श्रीलंका के अंदर ही। वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि जब प्रभाकरन की मौत की खबर उनको लगी तो उन्होंने प्रियंका गांधी को फ़ोन किया जी और उन्होंने ये बताया कि उनको और प्रियंका गांधी दोनों को इस बात की खुशी नहीं हुई, ना उन्होंने कोई सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी हिंसा होती है वो हिंसा में जिस तरीके से खून बहता है और जिस तरीके से परिवार मारे जाते हैं, परिवार के सदस्य खत्म होते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, जिस तरीके से एक ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, उसमें खुशी मनाने जैसा कुछ नहीं होता। जी तो ये एक स्टैंड उनका रहा है और इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। जहाँ तक एक मुझे याद आ रहा है 2018 में भी राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया था कि जहाँ तक पिता को खोने की बात है, राजीव गांधी को जिस तरीके से खोया उससे उनको बहुत ज़्यादा दुख तो है, लेकिन दोनों भाई बहन ने कहीं ना कहीं उनके पिता को जिन्होंने मारा था, जिन्होंने असैसिनेट किया था, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से माफ़ी दे दी है। जी तो उनके मन में दुख है लेकिन उन्होंने माफ़ी दे दी है। ये उनके पर्सनल बयान रहे हैं। और अब कहने को तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप कौन होते हैं माफ़ी देने वाले, भाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, देश के लोगों ने उनको इलेक्ट किया था, जी तो परिवार के तहत तो आप अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन भारत का कानून भी तो कोई चीज़ है। जी और इसके अलावा बहुत एक बात भी सामने आई थी कि किस तरीके से जो उनकी क्लेमेंसी प्ली थी, जो लोग इसके अंदर जी शामिल थे, उसका भी विरोध गांधी परिवार ने नहीं किया। जी ये भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है इन सब चीज़ों का। तो गांधी परिवार ने ज़्यादा इस पे कोई बात नहीं की है, लेकिन जब भी बात की है तो राहुल ने स्पष्टीकरण दे दिया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी क्या सोच है इस बारे में। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि गांधी परिवार जो है उसका स्टैंड जो भी रहा, लेकिन वो एक राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या हुई थी, उनके जो हत्यारे थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसकी जो भी घटनाएं वो तो ठीक है। लेकिन अब हमें बताइए कि गांधी परिवार को एक तरफ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राजीव गांधी जी कांग्रेस के भी नेता थे, है ना? तो इस पे कांग्रेस ने इतिहास में क्या रुख इख्तियार किया है जो भी हत्यारे रहे हैं उनको लेकर, और जो भी ये वहाँ की तमिलनाडु की राजनीति है, तब उन्होंने क्या रुख अपनाया जब भी ये कोई ऐसा बहुत अच्छा मामला फंसा तो? ये जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जी कांग्रेस का क्या रुख रहा है। देखिए कि कांग्रेस का क्या रुख रहा है, सीधी सीधी बात कहूँ तो कांग्रेस ने बहुत इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार किया था। और जी कैसे रुख अख्तियार किया था उसके लिए देखिए इतिहास की में से ही कहानियाँ सारी निकलती हैं। और देखिए जो इतिहास को जानता है वो आगे भविष्य की राजनीति को भी समझता है। जी 1997 में इंदर कुमार गुजराल की सरकार से समर्थन कांग्रेस ने वापस लिया था जी और 1998 में देश में आम चुनाव हुए थे। जी 1996 में ही चुनाव हुआ था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार का पतन हो गया था। जी उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन सरकार 13 दिन में गिर गई, वाजपेयी जी को रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 13 दलों के यूनाइटेड फ्रंट को, जिसके नेता पहले एचडी देवेगौड़ा चुने गए, जी उसका समर्थन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे। जी और फिर जब देवेगौड़ा से समर्थन वापस लिया, उसके बाद जब इंदर कुमार गुजराल जो देवेगौड़ा की सरकार में ही विदेश मंत्री थे और जनता दल के दूसरे नेता थे, जी जी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर एक एक्सपोजे हुआ, एक लीक हुआ। जैन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन को लेकर ही ये कमीशन बना था, उसी की जांच कर रहा था, उसकी एक रिपोर्ट लीक हो गई एक मैगजीन के अंदर। और उस रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके, ये वही डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, एम करुणानिधि की, एम के स्टालिन की, उनके लोगों का हाथ था, उनके नेताओं का हाथ था। और जब डीएमके की सरकार रही तमिलनाडु के अंदर लेट 80s में और अर्ली 90s में, तब डीएमके की सरकार ने
इन लोगों की सहायता की, यानी LTTE, वेलुपिल्लई प्रभाकरन, इन लोगों की सहायता की राजीव गांधी के असैसिनेशन में। जब ये बात खुलकर सामने आई, जब लीक हुई, तो डीएमके एक प्रमुख पार्टियों में से एक थी और उसके उस समय 17 सांसद थे यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। उस समय कांग्रेस ने ये धमकी दी कि अगर डीएमके को वापस सत्ता से, उनके जो मंत्री थे उनको नहीं निकाला जाएगा, यूनाइटेड फ्रंट से नहीं निकाला जाएगा, तो कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री गुजराल ने ये बात नहीं मानी और डीएमके को यूनाइटेड फ्रंट से अलग नहीं किया, उनके मंत्रियों को भी सरकार से अलग नहीं करने का फैसला लिया गया। इस स्थिति में कांग्रेस ने एक लीक होने के कारण, जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट भी नहीं थी, उस कारण से कांग्रेस ने इतना कड़ा रुख अख्तियार किया और देश को चुनावों में झोंक दिया। तो ये तो पास्ट की बात रही है। अब इसके ऊपर आते हैं दूसरा, इसका एक और दूसरा, जिसे कहते हैं, ये पार्ट ए था, एक पार्ट बी भी है। और पार्ट बी है कि 2004 में जब डीएमके एनडीए से बाहर आ गई, बाद में उन्होंने वाजपेयी जी को समर्थन दिया जब जयललिता ने एक वोट से सरकार गिरा दी, तो 1999 से 2004 तक डीएमके भाजपा के साथ रही। 2004 में कांग्रेस ने उसी डीएमके के साथ अलायंस किया। मतलब आप देख रहे हैं, अगर हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर भी घेरा जा सकता है और घेरा गया है, बार बार घेरा गया है। और 2014 को छोड़कर, लोकसभा चुनाव को छोड़कर, जब थोड़े दिनों के लिए कांग्रेस और डीएमके अलग हुए थे, लगातार 2004 से 2026 तक कांग्रेस और डीएमके के बीच में गठबंधन रहा। वो गठबंधन जो अभी अभी हाल ही में टूटा है, जब कांग्रेस ने ये फैसला किया कि वो विजय के साथ जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी का वर्तमान, दोनों एक दूसरे से फिलहाल तो मेल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी। तो कुल मिला के बात ये समझ आती है कि राजनीति गजब की चीज़ है। इसमें दोस्त कब दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन कब दोस्त हो जाते हैं, ये समझना ही बड़ी पेचीदगी का काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी को घेरा भी जा रहा है। देखिए राजीव गांधी की हत्या हो जाना और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरीके से मारा जाना, किसी एक पार्टी के लिए वो मायने नहीं रखता है, वो पूरे देश के लिए मायने रखता है। किसी एक परिवार के लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि एक परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, बेटी के लिए बहुत गहरा सदमा था, लेकिन देश के कई लोगों के लिए भी वो बहुत गहरा सदमा था। और उस हालात में कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए अगर मजबूर किया जाता है या जा रहा है, और हमलावर रहे हैं पहले से भी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग, तो कांग्रेस पार्टी के लिए जवाब देना तो बनता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय डीएमके के साथ अलायंस किया, आज उनका डीएमके के साथ अचानक से रिश्ता खत्म करके और विजय के साथ चले गए। तो जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया, मुझे जो एक फैक्टर लगता है 2029 का लोकसभा चुनाव। जी। तो तमिलनाडु और उसमें कांग्रेस की सियासत पर आपको हमारे विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। विनय त्रिवेदी के साथ वरुण शर्मा।